प्रूवन है या ये भी ऐसे एक मिथ फैला हुआ है कि हाँ इससे किडनी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप रेगुलर वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ट्रेडिशनली ना इंडिया में 70% लोग आज के टाइम पे प्रोटीन डेफिशिएंट है, बट वे के प्राइसेस कंटिन्यूसली मंथ बाय मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैसे वो अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं? कैलोरी कंट्रोल इज सो इम्पोर्टेंट, विच इज़ वाई यू शुड एक्चुअली बी लुकिंग एट प्रोटीन पर कैलोरी। अफोर्डेबल प्रोटीन ढूंढ रहा है, हाउ शुड ही आइडेंटिफाई कि वो अफोर्डेबल भी हो बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही हो? कंपेयर करो कि आपको अक्रॉस डिफरेंट सोर्सेज अगेन प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना पड़ रहा है। डोंट लुक एट द टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग। मीम याद आ गया कि बॉडी तभी बनेगी जब आप ग्राम से मिलीग्राम में जाओ, उसको सिर्फ प्रोटीन चाहिए। हाउ शुड ही डिसाइड कि यार मुझे कौन सा प्रोटीन चूज करना है या क्या चूज करना है? देयर इज समथिंग कॉल्ड बायर डिसीजन ट्री। ओके, 2000 रुपीज पर केजी से भी स्टार्ट हो रहा है, कुछ 3500 और 4000 कहीं पे भी पहुंच रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी व्हाट आर द डिफरेंस? फाउंडर ज्ञान के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है वन ऑफ द लीडिंग न्यूट्रिशन बैंक न्यूट्रीवे के को-फाउंडर मिस्टर श्रेयांश जैन, जो कि साल का 190 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं। डिटेल में जानेंगे कि इंडिया का प्रोटीन मार्केट कैसा है, किस टाइप के प्रोटीन्स आजकल ग्रो कर रहे हैं, क्या डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, कैसे आप अपने लिए बेस्ट प्रोटीन एंड दूसरे सप्लीमेंट चूज कर सकते हो, और कैसे उन्होंने ग्राउंड अप से बिल्कुल बिना फंडिंग के 100 करोड़ से भी बड़ा ब्रांड बना दिया है। तो मैं वेलकम करता हूँ श्रेयांश को फाउंडर ज्ञान के पॉडकास्ट पे। Thank you so much for hosting me today. I hope we get some good insights. ये जो प्रोटीन मार्केट है अब काफ़ी ओपन हो गई है, काफ़ी मार्केटिंग एंड प्रमोशंस भी होते हैं, बट इनके रिगार्डिंग काफ़ी मिथ्स भी होते हैं। क्वालिटी में भी लोगों को डाउट रहता है, कभी आता है कि इसमें उतना अच्छा है नहीं, या जितना क्लेम किया जा रहा नहीं है उतना अच्छा। तो आपके हिसाब से 2-3 जो बड़े मिथ्स हैं जो कि कस्टमर्स को अवेयर रहने चाहिए, वो क्या है जो गलत मिथ्स हैं बेसिकली? So, प्रोटीन एंड सप्लीमेंटेशन के अराउंड काफ़ी मिथ्स रहते हैं इन इंडिया, राइट? आई थिंक जो एक दो सबसे बड़े मिथ्स हैं वो ये है कि प्रोटीन को टिपिकली लोगों को लगता है प्रोटीन सेफ नहीं है, स्पेशली जो एल्डरली है घर में उनको स्टेरॉइड भी उनको लगता है प्रोटीन सेफ नहीं है, या प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद स्टीरॉइड्स, करेक्ट। बट विच इज ऑब्वियसली इट इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, बट वील अंडरस्टैंड द रीजन क्यों ये मिथ क्रिएट हुआ था एंड व्हाई इट इज नॉट ट्रू, राइट? तो पहली बात, ये मिथ इसलिए मार्केट में आए हैं बिकॉज वे प्रोटीन ट्रेडिशनली हमेशा बॉडी बिल्डर्स से कोरिलेट हुआ है, करेक्ट, हाँ। एंड बॉडी बिल्डर्स जो कम्पिटिटिव हैं, शोज में जाते हैं, इट इज ऑफन कोरिलेटेड टू देम ऑल्सो। यू नो, जो ट्रेडिशनली जो पहले काफी प्रोटीन की पैकेजिंग आती थी उनमें भी बॉडी बिल्डर्स बने होते थे, तो प्रोटीन वाज ऑलवेज कोरिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग। बिल्कुल सही। नाउ होता क्या है कि काफी सारे बॉडी बिल्डर्स जो स्पेशली कम्पिटिटिव होते हैं, जो शोज में जाते हैं, they are also using steroids in their journey, because competitive sports में ये काफी commonly use होता है, right? And steroids सबको पता है in bodybuilding it is absolutely not healthy, right? Long term इसके बहुत health complications, medical issues, heart issues, kidney issues, ये सारे काफी commonly steroid usage के वजह से होते हैं। Now whey protein and steroid का कैसे correlation आया market में, right? सो टिपिकली जो बॉडी बिल्डर स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं अपनी जर्नी में, राइट, कोई बताता नहीं है कि वो स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सबको बताएंगे वो वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। स्टीरॉइड यूज करेंगे लेकिन बताएंगे किसी को नहीं, ठीक है। अब जो इंसान बाहर से देख रहा है वो तो ये देख रहा है ना, ये बॉडी बिल्डर है और अचानक जबरदस्त बॉडी बन गई 6 महीने। इनकी यू नो थोड़ी सी एज बड़ी, लेट 30s 40s में मेडिकल इश्यूज आने लग गए, हार्ट इश्यूज आने लग गए। वी सीन सो मेनी केसेस, राइट, जहाँ बॉडी बिल्डर्स यू नो फेस हेल्थ इश्यूज, मेडिकल इश्यूज अर्ली इन देयर एज, राइट, बट वो ये देख रहे हैं कि वो बॉडी बिल्डर कंज्यूम कर रहे हैं वे प्रोटीन, स्टीरॉइड्स वाला पार्ट उन्हें दिख नहीं रहा। तो अल्टीमेटली द ब्लेम कम्स टू वे प्रोटीन के, यार वो वे प्रोटीन खा रहे हैं तो उसके वजह से उनको मेडिकल इश्यूज हो गए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई safety part of whey protein has traditionally been there in India, and also why it has somewhat of an association with steroids also. You know, काफ़ी ऑफलाइन में हमारे सप्लीमेंट स्टोर्स भी हुआ करते थे जो प्रोटीन भी बेच रहे हैं और स्टीरॉइड्स भी बेच रहे हैं, अगेन क्योंकि वो सेम स्टोर्स में हिस्टोरिकली बिकता था, तो अगेन वो भी एक रीज़न है उस कोरिलेशन का। बट वे प्रोटीन एक्चुअली इज सुपर हेल्दी एंड it's considered as a super food. वे प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यू नो पनीर और चीज़ अगर एक सेफ फूड इंग्रेडिएंट है,
So whey protein is actually as safe but much healthier than even those, because whey protein actually is a byproduct of cheese making process itself. Whey protein is made using milk, right? तो cheese making process में जो हमारा water आता है, if you sort of dry out the water, उसमें जो leftover होता है, that is whey protein, right? So it is absolutely safe. It is just these traditional myths that lead to, those thoughts in Indian consumers. Second, safety पे question आने का reason typically ये होता है कि there are some brands in the market who are not doing genuine work, right? या even protein के market में fakes भी होते हैं. तो typically अगर this is assuming आप एक original product खा रहे हो, एक genuine brand से खा रहे हो, आपकी sourcing of the brand and product आप directly कर रहे हो या correct sources से, authorized sources से ले रहे हो, तो in that case whey is completely safe to consume. Just one needs to make sure that they're not going for too good to be true deals के आपको कुछ गलत बहुत ही सस्ते में कुछ मिल रहा है। हाँ, हाँ ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि जैसे कोई अपने ट्रेनर के पास जाता है और वो बोलता है कि जल्दी बॉडी बनानी है, तो वे के साथ और 2-3 स्टेरॉइड्स और वो सब भी दे देगा, बट वो बंदा वही बताएगा बाहर को कि मैं सिर्फ वे ले रहा हूँ, एंड फिर 6 महीने में हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी बन गई है। तो लोगों को वही असम्पशन है कि इसने कुछ किया था एंड बाद में हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर तो ऑफकोर्स सबको लिखता ही है। वो मीम याद आ गया कि बॉडी तभी बनेगी जब आप ग्राम से मिलीग्राम में जाओगे, एंड आई अंडरस्टूड वेरी लेट कि अरे ये मिलीग्राम भी चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन मार्केट अब काफ़ी एक्सपैंड हो गया है। एंड आई एम अज्यूमिंग लास्ट 10 ईयर्स पहले तो लोग यूजुअली सिर्फ फॉरेन ब्रांड से ही खाते थे, बट एक बहुत लोगों का कंसर्न ये भी होता था कि इसमें मे बी किडनी इश्यूज आते हैं या ऐसा है, तो ये कुछ प्रूवन है या ये भी ऐसे मिथ फैला हुआ है कि हाँ इससे किडनी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर आप रेगुलर वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं? एक्चुअली इसका आंसर मेरे प्रीवियस आंसर से काफी कोरिलेटेड है, बिकॉज मैंने मेंशन किया था कि प्रोटीन कंजम्पशन वाज ट्रेडिशनली ऑफन कोरिलेटेड टू जिम स्टेरॉइड यूज बॉडी बिल्डर्स, एंड बिकॉज वो बताते नहीं थे कि देर टेकिंग स्टेरॉइड्स, उनको इवेंचुअली किडनी इश्यूज आ जाते थे, तो दैट इज वेयर इट ऑल कम्स फ्रॉम, राइट? Second, I mean, whey protein fundamentally is absolutely safe. There have been ample studies in the past that people who are healthy, who don't have any kidney issues, it is absolutely safe for them. It is just कि जिन लोगों को already कोई बहुत serious medical condition है, already kidney failure का या बहुत kidney health का issue है, right? They have to obviously be cautious of consuming supplementation, and they should always consult their doctor and nutritionist before consuming any such product, right? But for someone who does not have a serious medical issue, for them it is absolutely safe. करेक्ट। दूसरा एक, क्योंकि प्रोटीन काफ़ी एक्सपेंसिव भी है एंड आपने बोला कि अगर आप बहुत सस्ते में कुछ ले रहे हो तो क्वालिटी माइट बी एन इशू, बट अभी भी हम देखते हैं कोई प्रोटीन 2000 रुपीज़ पर केजी से भी स्टार्ट हो रहा है, कुछ 3500 और 4000 कहीं पे भी पहुंच रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी व्हाट आर द डिफरेंस कि भाई 2000 में क्या फ़र्क है या मे बी 4000 या उनमें क्या डिफरेंस है? Right. So there's a very good question. In fact, up 2000 to 3500 कह रहे हो, we will actually find protein through different sources, starting from somewhere around 1000 रुपए से लेके even 4500 rupees, right, per kg. इतना डिफरेंस भी हमें देखने को मिलता है, बट टिपिकली, एंड दिस आई एम टॉकिंग अज्यूमिंग आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट ही खरीद रहे हो, आपको तब भी इतना डिफरेंस दिख सकता है। आई थिंक सबसे पहले इट स्टार्ट्स विद द प्रोटीन सोर्स. देयर आर मेनी प्रोटीन सोर्सेज इन द मार्केट, राइट? हमारा फंडामेंटली 3 टाइप के प्रोटीन सोर्सेज होते हैं आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे. द मोस्ट एक्सपेंसिव इज वे प्रोटीन, ठीक है. फिर हमारा आता है जो एक न्यू अपकमिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट है, विच इज़ यीस्ट प्रोटीन. एंड देन फिर एक हमारा आता है प्लांट प्रोटीन, ठीक है. जब हम वे प्रोटीन की बात करेंगे तो वे प्रोटीन में भी आपके 2 टाइप के प्रोटीन आते हैं. एक आता है वे प्रोटीन आइसोलेट, एक आता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, ठीक है. फिर यीस्ट तो हमारा एक ही टाइप का आता है, विच इज़ फर्मेंटेड यीस्ट प्रोटीन. एंड देन थर्ड प्लांट प्रोटीन हमारे अगेन मल्टीपल टाइप्स के आते हैं. पी प्रोटीन इज़ देयर, राइस प्रोटीन इज़ देयर, बट कोई भी स्टैंड अलोन राइस प्रोटीन नहीं लेता. इट इज़ समटाइम्स ब्लेंडेड विद पी प्रोटीन, बिकॉज राइस प्रोटीन का अकेले स्टैंड अलोन द अमीनो प्रोफाइल इज नॉट perfect, and also uska taste and texture is a little grainy, which is why it is often blended with pea protein, right? Then we further have soy protein,
isolate, which is another plant protein. सोयाबीन से बनता है. Absolutely, yeah. It has one of the plant protein में it has one of the highest protein percentages out there, right? तो typically हमारे different sources होते हैं, right? तो इसमें अगर हम बात करेंगे, सो पहला मेजर प्राइस डाइवर्सिटी हमारी सोर्स की वजह से आता है. नाउ अगर हम बात करें कि लेट्स टिक टू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोटीन सोर्स विच इज वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, which is one of the most adopted and traditionally most used protein source, right? अब वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट में भी आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे विच सेल फॉर 2000 और 2200 एंड यू विल सी सम ब्रांड्स विच आर सेलिंग इट फॉर 3000 to 3500, राइट? उनमें इतना डिफरेंस सेम प्रोटीन सोर्स में क्यों होता है, राइट? सो इसमें हम देखेंगे कि देर आर सम ब्रांड्स विच आर इम्पोर्टेड, देर आर सम ब्रांड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है? अब उनमें क्या फ़र्क होता है, उनमें प्राइस डिफरेंस क्यों होता है, ठीक है? सो जो इम्पोर्टेड ब्रांड्स होते हैं उनमें टिपिकली क्या होता है कि उनका जो फिनिश गुड है, विच मीन्स रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सब कुछ बाहर हो रहा है, इंडिया के बाहर हो रहा है, एंड देन दे आर इम्पोर्टेड टू इंडिया. पूरा डब्बा इंपोर्ट कर. करेक्ट, एब्सोल्यूट. जो अब उनका फाइनल फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज बीइंग इम्पोर्टेड टू इंडिया. देन द अदर इज दैट इंडियन डोमेस्टिक ब्रांड, इंडियन मेड ब्रांड, राइट? जैसे न्यूट्रावे. राइट, लाइक न्यूट्रावेज. सो उसमें क्या होगा कि इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट वे प्रोटीन, तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द वे प्रोटीन इज एक्चुअली इम्पोर्टेड, ओके. राइट? मेजॉरिटी ये यूरोप से आता है, कुछ कुछ हमारा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से आता है. पास्ट टाइम्स में यूएस से भी आता था, बट आज के टाइम पे यूएस से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इम्पोर्ट हो रहा है. मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन टुडे कम्स फ्रॉम यूरोप इन इंडिया, राइट? तो मोस्ट ऑफ द गुड इंडियन ब्रांड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग इट फ्रॉम यूरोप, राइट? तो वो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट होता है, फिर इंडिया में आपका फ्लेवर एडिशन एंड ब्लेंडिंग होती है, एंड देन एक फिनिश गुड इंडिया में बिल्ड होता है, एंड देन इट इज शिप्ड टू द कंज्यूमर्स, राइट? तो इसमें एक मेन फ़र्क क्या आ जाता है आपकी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेशन का, बिकॉज जब आप एक फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो तो आपके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आर हायर. जब आप इंडिया मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कर रहे हो, जब आप सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल के इंपोर्ट में आपकी टैक्सेशन लाइक इंपोर्ट ड्यूटीज़ लोअर होती हैं. तो विच इज़ वाई एक वो डिफरेंस आ जाता है फॉरेन मेड ब्रांड वर्सेस इंडियन ब्रांड का वहाँ पे प्राइसिंग में. सेकेंड, हर ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, एंड जो उनका PNL विच इज़ यूनिट इकोनॉमिक्स, जो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोडक्ट लेवल पे होता है, वो डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड होता है. कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रीमियम पोजीशन करते हैं, एंड देन देयर टारगेट ऑडियंसेस जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं वो उनको टारगेट करते हैं विद वेरी एलीट ब्रांडिंग. दे मार्केट देमसेल्व्स एज अ लग्जरी प्रोडक्ट और अ वेरी प्रीमियम प्रोडक्ट, राइट? क्वालिटी कैन बी सेम, बट उनकी ब्रांडिंग पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, एंड देन दे मार्केट इट. सो उन टिपिकली उन कंपनीज में क्या होता है, उनका मार्केटिंग बजट इज सब्सटैंशियली हायर. So there are some companies that spend even up to 40% of their revenue on marketing, right? And they would also keep वो अपना ग्रॉस मार्जिन बहुत हाई रखती हैं. अच्छा. ये कुछ कुछ कंपनीज 50-60 इवन 70% तक भी ग्रॉस मार्जिन रखती हैं, एंड देन दे स्पेंड 30-40% ऑन मार्केटिंग, विच इज़ वेरी हाई, एंड दे पोजिशन themselves as a premium brand in the market. Then there are some brands जो ग्रॉस मार्जिन थोड़ा सा कम रखेंगी, राइट? मे बी 30%, 40%, एंड मार्केटिंग पे कम स्पेंड करेंगी सम एनीवेयर बिटवीन 10 से 20%. तो डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स हैं मार्केट में. ये जैसे कि आपने बोला कि डिफरेंट टाइप के प्रोटीन थे, जैसे आपने वे बोला, प्लांट प्रोटीन बोला, तो इनकी प्राइसिंग भी डिफरेंट होती है. तो आई एम अज्यूमिंग प्लांट प्रोटीन चीपर होगा या वैसे बनाने का कॉस्ट सिमिलर होता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट? नहीं, रॉ मटेरियल में एक्चुअली बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. सो हर प्रोटीन सोर्स का रॉ मटेरियल का कॉस्ट डिफरेंट होता है. मोस्टली प्लांट प्रोटीन सोर्सेज का कॉस्ट इज मच लोअर देन आज के टाइम पे जो वे प्रोटीन का कॉस्ट है. पास्ट में इतना डिफरेंस नहीं होता था. इफ़ वी गो लाइक 3-4-5 years इन पास्ट, तो एक्चुअली कंपेरेबल थे एंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे. बट आज के टाइम पे वे प्रोटीन का रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज़ गॉन अप बाय 5 times at least. या तो ये लास्ट 4-5 years में आई एम अज्यूमिंग. हाँ जी. एंड कंज्यूमर्स ने भी देखा ही होगा वे प्रोटीन के सेलिंग प्राइसेस में भी कितना ज़्यादा आज के टाइम पे. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वे प्रोटीन कंपनीज आउट देयर, अगर वो रियल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इफ दे सेलिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स,
actually most of them are not profitable, or it's very difficult for them to be profitable because selling price low रखने का pressure इतना ज़्यादा है, raw material cost इतनी high है. Most companies are struggling to be profitable right now in whey protein. मुझे लग रहा है कि गोल्ड से ज़्यादा तेज तो वे प्रोटीन का प्राइस बढ़ रहा है, ग्रोथ इंक्रीज. Yeah. अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स तो समझ गए हैं, बट जैसे कि कंज्यूमर्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. मान लो कि कोई अफोर्डेबल प्रोटीन ढूंढ रहा है, तो हाउ शुड ही आइडेंटिफाई कि वो अफोर्डेबल भी हो बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही हो, तो क्या चीज़ें उसको चेक करनी चाहिए? So I think affordability सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए नहीं, ओवरऑल अगर किसी को भी हाई प्रोटीन डाइट कंज्यूम करनी है, आई थिंक अफोर्डेबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग टू लुक एट इज प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन. ओके. कितना पड़ रहा है, राइट? हाँ. तो फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी देखेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेज ऑफ डिफरेंट प्राइस पर ग्राम, राइट? वे प्रोटीन का हमारा हाईएस्ट होगा, फिर यीस्ट प्रोटीन एंड देन प्लांट प्रोटीन वुड बी द मोस्ट अफोर्डेबल वन. उसमें भी जो हमारा पी प्रोटीन है, ओके. उसका सप्लीमेंटेशन में लोएस्ट प्राइस पर पी प्रोटीन एंड सोय प्रोटीन का हमारा लोएस्ट प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट व्हाट यू हैव, राइट, आप look at the right protein source that fits your pocket, right? जहाँ आपका प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन एडजस्ट हो रहा है, चाहे आप वेजिटेरियन या जो भी नॉन वेजिटेरियन, अपने जो भी फूड प्रोटीन सोर्सेज भी आप देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप कंपेयर करो कि आपको अक्रॉस डिफरेंट सोर्सेज अगेन प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना पड़ रहा है. डोंट लुक एट द टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर बाइंग, राइट? लुक एट कि उसमें वो परसेंटेज कितना है. तो आई थिंक दैट इज वन गुड वे टू लुक एट. टोटल मतलब जैसे कि नॉर्मल डब्बे में लिखा था 24 ग्राम पर स्कूप, ये लिखा होता है, यही देखना. नहीं, बट अगर 2000 का है एंड पर स्कूप का प्राइस इतना आ रहा है, तो पर ग्राम का प्राइस कितना है, राइट? तो आप ये देख सकते हो उसके 100 ग्राम में कितना प्रोटीन परसेंटेज है, करेक्ट. हाँ. और उस प्रोटीन परसेंटेज के लिए आप क्या प्राइस पे कर रहे हो, जिससे आप निकालोगे प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन. आई थिंक काफी लीडिंग एंड अच्छी वेबसाइट जस्ट टू मेक इट इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू एक्चुअली अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन कर देती हैं कि आपको प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना पड़ रहा है, ताकि आपको इतना मैनुअल एफर्ट ना डालना पड़े टू कैलकुलेट दैट. अगर आप सबसे अफोर्डेबल में आपका सोय प्रोटीन आता है, देन कम्स पी, देन ईस्ट, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट एक्सपेंसिव वे होता ही है. बट अगर कोई परफॉर्मेंस प्रोटीन देख रहा है, मतलब मे बी उनका बजट अच्छा है या फिर वो एथलीट है, प्रोफेशनल है, तब उनको किस वे में फिगर आउट करना चाहिए कि विच इज बेस्ट? किसी का भी ये गोल नहीं होता कि कितने भी कैलोरीज कंज्यूम कर लो टू अचीव. लेट्स से अगर मेरा 100 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने का गोल है, तो मोस्टली लोग वेट गेन डाइट पे होते हैं, वेट लॉस डाइट पे होते हैं. कैलोरी कंट्रोल इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, राइट? तो टिपिकली क्या होता है वेट गेन के लिए आपको, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर गोल इज, बट टेंटेटिवली लेट्स से आपको यहाँ तो 500 कैलोरी सरप्लस जाना है या 500 आपको डेफिसिट में जाना है, राइट? तो कैलोरी कंट्रोल इज एसेंशियल. मोस्ट पीपल, उनका क्या गोल होता है, वी वांट टू कंज्यूम मैक्सिमम प्रोटीन इन लीस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज, बिल्कुल, राइट? तो कैलोरी कंट्रोल इज सो इम्पोर्टेंट, विच इज व्हाई यू शुड एक्चुअली बी लुकिंग एट प्रोटीन पर कैलोरी. तो जहाँ पे आपको प्रोटीन पर कैलोरी हाईएस्ट मिल रहा है, वो एक्चुअली आपका हाईएस्ट परफॉर्मेंस प्रोटीन सोर्स है. ओके. एंड वो टिपिकली क्या होगा? सो टिपिकली आपके हाई परफॉर्मेंस प्रोटीन सोर्सेज, अगर हम वेजिटेरियन फूड की बात करें, तो टिपिकली आपका सोय ग्रेन्यूल, सोय नगेट्स आपके हाई प्रोटीन पर कैलोरी होते हैं. इवन टोफू इज ऑन द टॉप स्पॉट्स. एक I'll tell you an ingredient which is called ये न्यूट्रिशनल यीस्ट, जो बहुत ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होता. ओके. बेसिकली इट इज, जैसे हमारा एक्टिव ड्राई यीस्ट होता है जो हमारे बेकरी गुड्स में डलता है, ये हमारा एक डेड फॉर्म ऑफ यीस्ट होता है. इट इज नॉट एक्टिव इन नेचर, राइट? प्रोटीन परसेंटेज में भी ये बहुत हाई होता है. इट्स ऑलमोस्ट 50% प्रोटीन एंड प्रोटीन 50%. ओके. एंड प्रोटीन पर कैलोरी में भी ये बहुत हाई होता है. सो टिपिकली आप अपने एवरीडे फूड्स में ये थोड़ा सा टॉप अप कर सकते हो जस्ट टू मेक समथिंग स्लाइटली हायर. तो ये नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है? ये आपको ऑनलाइन Amazon एंड ऑल पे मिल जाना चाहिए. ओके. श्रेयांश, ये फूड आइटम्स में तो हमें समझ आ गया हाई प्रोटीन लो कैलोरी अच्छे ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, बट अगर हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करें, इज इट कि वे प्रोटीन में हाई क्वालिटी लो कैलोरीज होते हैं या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आई थिंक अगर हम प्रोटीन एफिकेसी एंड परफॉर्मेंस की बात करें इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट स्पेसिफिकली, तो नंबर 1 स्पॉट goes to whey protein isolate. Okay. Number 2 spot goes to whey protein concentrate. Number 3 spot goes to yeast protein. Number 4 spot goes to pea protein, right? In terms of overall protein sources. लेकिन अगर हम value
की बात करें, अफोर्डेबिलिटी जो हम बोलते अफोर्डेबिलिटी एंड बेसिकली कौन से प्रोटीन से आपको सबसे ज्यादा बैंक फॉर योर बक मिलने वाला है, सबसे ज्यादा वैल्यू हैं। हाँ मिलने वाली है, वहां पे एक्चुअली टॉप स्पॉट आपका होगा यीस्ट प्रोटीन ओके एंड पी प्रोटीन का, ओके बिकॉज वी प्रोटीन एब्सोल्युटली हाई परफॉर्मिंग प्रोटीन है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. वी हैव डेकेड्स ऑफ रिसर्च एंड प्रूफ के वी प्रोटीन वर्क करता है, राइट, नो डाउट अबाउट इट. करेक्ट लेकिन उसमें प्राइस डिफरेंस जो आपको पे करना है फॉर अ स्मॉल 19 to 20 डिफरेंस, वो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है. तो अगर आप बेस्ट वैल्यू की बात करोगे तो दैट वुड प्रोबेबली बी yeast and pea, but absolutely best performing would be whey protein isolate. आजकल सप्लीमेंट्स का बिजनेस, प्रोटीन का बिजनेस, ये काफ़ी तेजी से ग्रो हो रहा है एंड आई थिंक वीसी का वन ऑफ द फेवरेट D2C बिजनेस भी बन गया है. बट क्या इसका मतलब ये है कि लोगों को बहुत अवेयरनेस हो गई है इस इंडस्ट्री के बारे में, या दूसरा ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ही हम काफ़ी प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है? So India actually one of the world's most protein deficient country आज के टाइम पे. इनफैक्ट इंडिया में 70% लोग आज के टाइम पे प्रोटीन डेफिशिएंट है, बट इंटरेस्टिंग बात ये है मोस्ट ऑफ देम इस बात के लिए अवेयर भी नहीं है, राइट. एक टिपिकल हेल्दी एडल्ट को 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट डेली प्रोटीन कंजम्पशन रिक्वायर्ड है एसेंशियल है, राइट, एंड दैट इज़ जस्ट फॉर सेडेंट्री लाइफस्टाइल. इनफैक्ट अगर आप रेगुलर जिम गोअर हो, अगर मसल बिल्डिंग आपका गोल है और इफ़ यू आर एन एथलीट, तो आपके लिए एक्चुअली 2 ग्राम पर केजी प्रोटीन कंजम्पशन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है. बट एक एवरेज इंडियन की आज के टाइम पे सिर्फ 0.6 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट एक्चुअल प्रोटीन कंजम्पशन है. तो दिस इज़ वेयर बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी का इशू है इंडिया में. बट आई थिंक ट्रेडिशनली इशू बहुत ज़्यादा रहा है, बट अब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोटीन अवेयरनेस हमारी इंडिया में इंक्रीज़ हो रही है, विच इज़ ऑल्सो वाई आज के टाइम पे हमें देखेगा कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन ब्रांड्स इंडिया में आ गए एंड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इज़ ऑन द राइज. तो वी आर सीइंग कंज्यूमर्स आज के टाइम पे बहुत एडुकेट हो रहे हैं एंड दैट इज़ स्लोली इम्प्रूविंग एंड ग्रोइंग. बट ट्रेडिशनली इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री. ये एक्चुअल में काफ़ी शॉकिंग फैक्ट था, क्योंकि यूजुअली हमको बोला जाता है Yeah. कि इंडियन फूड मतलब काफ़ी बैलेंस्ड डाइट होता है, हेल्दी होता है एंड हम इतना प्रोसेस्ड खाना खाते नहीं है. बट कंसिडरिंग कि इतने ज़्यादा लोग इंडिया में डेफिशिएंट हैं एंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका भी हाफ हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, ये थोड़ा बहुत शॉकिंग है. बट जैसे कि आपने बोला कि काफ़ी प्रोटीन डेफिशिएंसी है एंड जब भी कोई किसी को घर पे बोलता है, कहीं पे वो रील वील दिखता है, फैमिली में बोलता है, तो वो बोलते हैं कि यार अंडे खा लो, दाल खा लो, उससे ही हो जाएगा. बट आपके हिसाब से क्या, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है, क्या ये जो नॉर्मल हमारे घर में खाना मिलता है, उससे हम ये डेफिशिएंसी मीट कर सकते हैं या सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है? करेक्ट. सो आपका क्वेश्चन कंप्लीटली वैलिड है. सो आई थिंक एब्सोल्युटली अगर आपका रेगुलर डाइट से प्रोटीन गोल्स दिन के पूरे हो जाते हैं, आई मीन दैट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट. बट आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, लेट्स बी रियल अबाउट इट. टिपिकली लोग पूरा दिन कॉलेज में होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट. सुबह से लेके शाम को 3-4 बजे फ्री होते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू do all the meals during the college time, right. जो ऑफिस गोअर्स हैं वो रात को 6, 7, 8, 9 बजे फ्री होते हैं, राइट. प्रैक्टिकली जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है उसमें ऑब्वियसली इट इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट अगर आप अपनी डाइट से कंप्लीट कर पा रहे हो, बट मोस्ट पीपल फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू दैट. तो सप्लीमेंट्स एज द नेम सजेस्ट, राइट, आर देयर टू सप्लीमेंट योर डाइट, दे आर नॉट देयर टू रिप्लेस योर डाइट, राइट. तो अगर आप अपनी डाइट नीड्स पूरी कर पा रहे हो तो इट्स परफेक्ट. बट अगर आप नहीं अचीव कर पा रहे, दैट इज़ वेयर सप्लीमेंट्स come in and make it convenient and easy for you, because अपने macros achieve ना करना is actually worse than using supplements and making sure you're completing your needs. One more thing, India में second issue क्या है कि half of the Indians are vegetarians, right. अब non-vegetarians who are consuming non-vegetarian items, they're high in protein, right. They sometimes are able to fulfill their daily protein requirements, but almost all vegetarians especially if they are gym goers जिनकी 2 ग्राम पर kg body weight की protein requirement है, they are actually not able to fulfill their daily protein requirements just through food, because vegetarian protein sources में for the most part except for 1 or 2 ingredients protein percentage is not very high. अगर हम सोया भी देखेंगे, सोया is probably the one of the highest protein sources जिसमें हमें 48% protein
मिलता है, बट देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ अदर वेजिटेरियन सोर्सेज जहाँ पे आपको हाई प्रोटीन मिलेगा एंड यू कैन ओनली कंज्यूम दिस मच प्रोटीन थ्रू वेजिटेरियन सोर्सेज. इंटरेस्टिंग। तो एक जो काफ़ी लोग बोलते हैं कि फैमिली में बोला जाता है कि मतलब जो वे प्रोटीन है, जो भी प्रोटीन है, अगर कोई फ़िटनेस कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा है या वो बिल्कुल ही प्रो लेवल का एथलीट है, उनके लिए हेल्पफुल होता है। जब कोई जनरल बंदा मान लो जिम जा रहा है या थोड़ा बहुत फ़िटनेस एक्टिविटीज़ कर रहा है, उनका लोगों का कहना है कि यार आप अंडे खा लो या नॉर्मल दाल है घर पे, ये सब में ही हो जाता है। बट व्हाट यू आर सेइंग इज़ क्योंकि मिनिमम तो 1 ग्राम पर केजी रिक्वायरमेंट है, मतलब 70 केजी का मील है तो 70 ग्राम्स प्रोटीन है। सेडेंट्री में. हाँ, सेडेंटरी में, तो वो भी आई एम अज्यूमिंग मुश्किल होता होगा स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस फुलफिल करना विदाउट सप्लीमेंट। Correct. I mean, look at a typical basic Indian diet, sedentary lifestyle में even जिम गोअर्स तो थोड़ा केयरफुल होते हैं डाइट को लेके, बट लेट्स टॉक अबाउट एन एवरेज इंडियन, राइट? उनकी डाइट कैसी होती है? मे बी दे हैव 1 ग्लास ऑफ मिल्क इन अ डे, राइट? 1 ग्लास दूध में कितना 10 से मैक्सिमम 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा उन्हें, राइट? दे वुड टिपिकली हैव राइस बेस्ड मील्स, राइस के साथ दाल ले लिया, राइस के साथ कोई सब्जी ले ली, राइट? राइस में मुश्किल से कुछ भी प्रोटीन होता है, इट इज़ मोस्टली कार्ब्स एंड वाटर, राइट? फिर एक मील में शायद से रोटी एंड सब्जी ले लेंगे, ठीक है? व्हीट में 12-13% प्रोटीन होता है, राइट? तो जो ये 12-13% बोले, डज इट मीन कि 100 ग्राम हम अगर रोटी खाएंगे तो हमको 100 ग्राम ड्राई आटा में 12-13% प्रोटीन होता है. और ड्राई या 100 ग्राम ड्राई आटा को जब हम वो बनाते हैं तो वो कितना तो वो और रिड्यूस हो जाता है बिकॉज उसमें वाटर कंटेंट भी थोड़ा सा एडअप हो जाता है, राइट? तो अगर हम दिन के रेगुलर पर्सन के सारे के सारे बेसिक मील्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि एक एवरेज इंडियन एक्चुअली सिर्फ एनीवेयर बिटवीन 25 to 35 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है. इवन इफ ईटिंग दाल, यस, मिल्क एंड करेक्ट. रोटी। दाल हम सबको लगता है बहुत ज़्यादा हाई इन प्रोटीन है, एवरी पेरेंट इन इंडियन हाउस होल्ड विल ऑलवेज टॉक, यार तुमने प्रोटीन खा तो लिया, तुम्हारी लाइक यू आर हैविंग इनफ प्रोटीन, राइट? तुम्हारा प्रोटीन हो तो गया दिन का पूरा. बट दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स इन इंडिया टुडे, बिकॉज दाल में भी अगर हम देखेंगे ड्राई बेसिस पे अनकुक्ड दाल में 25 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में, राइट? अनकुक्ड 100 ग्राम को जब हम दाल बनाते होंगे क्वांटिटी और बढ़ या 24-25 ग्राम प्रोटीन होता है. बट जब हम उसको कुक करेंगे, राइट, तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड देन जब वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है उसके बाद हम उसमें से लेते हैं 1 कटोरी, राइट? अब हम 1 कटोरी दाल में जो कुक्ड है करेक्ट उसमें मैक्सिमम 6 से 8 ग्राम प्रोटीन होता है. बस। यस. सो जहाँ हम बात कर रहे हैं फॉर समवन हु लेट्स से वेज 70 केजीज, राइट, उनको सेडेंटरी लाइफस्टाइल में 70 ग्राम्स की ज़रूरत है. वहाँ पे वो एक मील में 6 या 8 ग्राम खा के क्या अचीव होगा, राइट? बिल्कुल। तो इट सो एवरीथिंग एड्स अप, जो भी आपको दिन की रिक्वायरमेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये कैलकुलेट करना है कि मेरे जितने भी रेगुलर मील्स हैं उनमें मैंने टोटल कितना कंज्यूम किया एंड जो मेरी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उससे कितना डेफिशिएंट है. अगर आपका कंप्लीट हो रहा है तो इट्स परफेक्ट, अगर आप पे डेफिशिएंट आ रहा है दैट इज वेयर यू ऐड इन प्रोटीन टू कंप्लीट इट. अभी आपने ऐसे बोला बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स हैं, प्राइसिंग भी डिफरेंट है। तो इसमें एक्चुअल में कस्टमर जज कैसे करे? एक जो नॉर्मल कस्टमर है उसको सिर्फ प्रोटीन चाहिए, तो हाउ शुड ही डिसाइड कि यार मुझे कौन सा प्रोटीन चूज करना है या क्या चूज करना है, अगर उसको फिगर आउट करना पड़ता? ठीक है, तो इसका आंसर मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है? हम्म, सो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड बायर डिसीजन ट्री. ओके। बायर डिसीजन ट्री इज नथिंग बट इट्स जस्ट स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स कि कंज्यूमर फर्स्ट फिल्टर क्या लगाता है अपने बाइंग डिसीजन में, सेकंड फिल्टर क्या लगाता है, थर्ड फिल्टर क्या लगाता है, राइट? तो स्टेप बाय स्टेप हाउ एक कंज्यूमर इस कैटेगरी में कैसे डिसीजन लेता है. ठीक है। So, if we talk about supplements and whey protein, the first and most important thing that consumer looks at is actually brand trust. ओके। ठीक है, तो कंज्यूमर जब तक किसी ब्रांड को ट्रस्ट नहीं करेगा दे आर नॉट बाइंग इट, नो मैटर आप क्या प्राइस ऑफर कर दो, इट डजंट मैटर, आप अफोर्डेबल हो एक्सेसिबल हो कुछ मैटर नहीं करता, राइट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कंज्यूमर शुड ट्रस्ट दैट वो अपने जिस गोल के लिए प्रोडक्ट ले रहे हैं वो ये ब्रांड ऑनेस्टली फुलफिल करेगा उस चीज़ को. ठीक है। That is the first thing. Trust, comes from many sources. Trust का एक source obviously certifications and all होता है कि यार क्या brand certified है नहीं है. Another most important source of trust is कि क्या वो brand
रिकमेंडेड है कि नहीं, सोशल प्रूफ से भी ट्रस्ट आता है, राइट? तो इफ़ वी सी कि यार वर्ड ऑफ माउथ बहुत हाई है, हमारे आसपास लोग कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे ट्रेनर्स रिकमेंड कर रहे हैं, या जो भी हम सोशल मीडिया पे जिनको देखते हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दिस ब्रिंग्स सोशल प्रूफ which ultimately resonates to trust. Correct. So trust is number one, most important in buyer decision tree. Number two most important is affordability, right? So अब I've shortlisted as a consumer, I've shortlisted the brands that I might trust, ठीक है, but not everything fits my pocket, करेक्ट, right? तो मेरा जो बजट है, right, जिस मेरे गोल्स जिस बजट में मेरे बजट में जिसमें अचीव होंगे, आई विल सेकंड फिल्टर दोज ब्रांड्स. ठीक है, बजट के बाद आता है थर्ड, एक्सेसिबिलिटी. ओके, Accessibility is nothing but convenience, right? ओके, So as a brand, क्या आप लोगों के लिए convenient बना रहे हो towards delivery of your products to them, right? ओके, So convenience and accessibility कैसे आती है? Consumer जहाँ जहाँ खरीदना चाहता है, क्या आप available हो? Consumer अगर online कुछ consumer एक platform पे comfortable होता है, कोई दूसरे पे, तो क्या आप अपने products सारे उन platforms पे available कर रहे हो? क्या आप offline में are you closer to them, right? Uh, so if let's say I had to explain it in example of NutraWay, right? How we bring convenience and accessibility is that we understand that different consumers have different choices, right? There's no brand that can offer one size fits all. बिल्कुल, Okay. So which is why हम अपने platform पे actually 100 से ऊपर brands provide करते हैं along with our own brand which is there. And हमारा अपना brand भी most of the categories में relevant products एक affordable price पे provide करता है consumers को. Correct. तो अब consumers को जो भी चाहिए out of the entire supplement portfolio, they will get anything and everything. तो इट्स नॉट कि मुझे वे प्रोटीन के लिए एक अलग साइट पे जाना है, फिर मुझे क्रिएटिन के लिए एक अलग साइट पे जाना है, फिर मुझे अमीनो एसिड या मल्टी विटामिन के लिए अलग. सो वो कन्वीनियंट नहीं है कंज्यूमर के लिए, राइट? So we provide trusted products across our brand and even other brands in one single platform, which brings convenience to the consumers. बिल्कुल, So that is what accessibility and convenience part is. So typically ये तीन हमारे steps होते हैं इस category में towards consumers buying decision. तो अगर मैं रिपीट करूँ तो पहले तो ऑफ कोर्स ब्रांड ट्रस्टेड होना चाहिए, वो तो Yeah. बेस है, तो Yeah, वो right. नहीं है तो फ़ायदा नहीं है. अब जब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, जैसे आपने बोला कि वे प्रोटीन इज़ मच मोर एक्सपेंसिव, ईस्ट प्रोटीन इज़ गुड एंड पी प्रोटीन अफोर्डेबल अगर आप ऑप्शन दे रही हैं. बट मैंने ये भी सुना है कि कुछ इनमें से ऑप्शंस मोर डाइजेस्टिव फ्रेंडली होते हैं. कुछ में भी ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि जिसको को बहुत हाई परफॉर्मेंस करना है या प्रोफेशनल, उसमें मे बी ही विल चूज़ वे प्रोटीन आइसोलेट. तो इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ लैक्टोज टॉलरेंस के लिए होते हैं, कुछ वीगन के लिए होते हैं, वो भी डिफरेंशिएशन होता है क्या? So I think digestibility की अगर हम बात करें तो yes, some consumers sometimes face digestion issues, but not all, right? उसमें important है to understand the reason digestive issues क्यों होते हैं, right? So there are some people जिन लोगों को lactose intolerance होती है, या मे बी total lactose intolerance नहीं होती, तो lactose की slightly sensitivity होती है, right? जो माइल्डली इंटॉलरेंट है, काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो माइल्डली इंटॉलरेंट है, ठीक है? तो टिपिकली अगर आपको लैक्टोज के इश्यूज़ हैं, अगर माइल्ड इंटॉलरेंस है, तो यू कैन गो फॉर वे प्रोटीन आइसोलेट, जिनमें काफ़ी नेक्स्ट टू नन या एकदम रिड्यूस हो जाता है लैक्टोज कंटेंट, ओके, ठीक है? लेकिन अगर आपको बहुत सिवियर सेंसिटिविटी है, तो यू कैन गो फॉर ऑल्टरनेट प्रोटीन सोर्सेज लाइक अगेन प्लांट प्रोटीन और यीस्ट प्रोटीन सोर्सेज. एक सेकेंड रीज़न कई बारी डाइजेस्टिव इश्यूज़ का क्या होता है कि आपकी डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत कम होता है, राइट? इनफैक्ट काफ़ी लोग, हमारे काफ़ी कंज्यूमर्स ऐसे भी हैं विच आर ऑन अ वीगन डाइट. तो वेट गेनिंग में टिपिकली क्या होता है, आपका गोल होता है टू ईट अ लॉट ऑफ फूड, एंड समटाइम्स कंज्यूमर्स ऑल्सो स्टार्ट they start consuming a lot of junk food as well, which of course is not a great thing, but sometimes they start consuming that also in order to increase their calorie अच्छा, वो intake. पिज़्ज़ा, मोमोज एंड ऑल. Yeah, they will just eat क्या 3000 calories अचीव करनी है, तो no matter what food item it takes, वो हाँ. अचीव करनी है. करेक्ट. उसकी वजह से भी काफ़ी सारे digestive issues create होते हैं, because when junk food is again very low in fiber, right? तो calories अचीव हो रही हैं बट फाइबर अचीव नहीं हो रहा. करेक्ट. So I think fiber content अगर आपका enough नहीं हो रहा, तो maybe you can look at a supplement जिसमें high fiber हो, right? So I think yes, these are some of the reasons for digestive issues, and you need to be careful
of these things depending on the reason why you're getting those issues. इंटरेस्टिंग। जो ब्रांड्स है बोलते हैं कि हम हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन है या अब हर्बल ब्रांड्स हैं, तो क्या ये कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है? क्या ये कुछ बेटर चीज़ हैं? और क्या आर दे मच बेटर देन आर्टिफिशियल, या सिर्फ मार्केटिंग प्ले के लिए यूज़ होता है? बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? कोई नेचुरल बोल रहा है, कोई हर्बल बोल रहा है, दूसरे को अज्यूम करते हैं कि ये आर्टिफिशियल है। So I think natural एक बहुत ही बड़ा marketing gimmick है towards promoting products and representing कि बहुत ही ज़्यादा healthy है, और it is a tool used to increase the prices for the consumers. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ट्रेडिशनली ना हम लोगों ने हमेशा से ये सोचा एंड हमेशा से ये समझा है, स्पेशली ऑल्सो फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कि अगर कोई चीज़ में नेचुरल लिखा है या कुछ नेचुरल है, कुछ घर पे बना हुआ है, तो वो हमेशा हेल्दियर है। करेक्ट है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिथ है, ठीक है? ऐसे बहुत नेचुरल, मैं ये नहीं कह रहा सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बैड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, राइट? लेकिन इस चीज़ को जनरलाइज़ कर देना कि क्योंकि नेचुरल है तो वो हेल्दी है, वो एक्चुअली बहुत ही गलत चीज़ है, राइट? ऐसे बहुत नेचुरल आइटम्स होते हैं जो हेल्दी हैं, बट ऐसे भी बहुत नेचुरल आइटम्स हैं जो अनहेल्दी होते हैं, राइट? एक अगर मेरे को एकदम ही आपको एक्सट्रीम एग्जांपल देना हो, जो वर्ल्ड का हमारा सबसे अनसेफ टॉक्सिन होता है, व्हिच इज साइनाइड। ओके। इट इज एक्चुअली नॉट एन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। अच्छा, ये बहुत ही एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट इट इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि नेचुरल का मीनिंग हेल्दी नहीं होता नेसेसरीली। सेम इज फॉर आर्टिफिशियल। जस्ट बिकॉज कोई चीज आर्टिफिशियल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनहेल्दी है। देयर आर लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स आल्सो which have been used in food since decades and have been proven in multiple studies that they're absolutely safe. So I think कि कोई चीज़ हेल्दी है, अनहेल्दी है, या सेफ है, या अनसेफ है, इसको इस बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए वेदर वो नेचुरल है कि वो आर्टिफिशियल है। इसको इस बेसिस पे जज करना चाहिए वेदर उस पे साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं। दैट एक्चुअली टेल्स यू द ट्रूथ वेदर समथिंग इज हेल्दी और नॉट। एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन के केस में ऐसा कुछ डिफरेंस है कि अगर किसने नेचुरल ब्रांडिंग करी है या किसने नहीं करी है, तो उसमें कोई डिफरेंस होता है या उतना नहीं होता है? See, whey protein तो फंडामेंटली एज एन इंग्रेडिएंट ही एक नेचुरल प्रोडक्ट है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द चीज मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो वे प्रोटीन इन इटसेल्फ इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन ओवरऑल आपका ब्लेंड क्या है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या नहीं है, राइट? अगर आपका प्रोटीन परफॉर्मेंस फोकस्ड है तो उसमें हो सकता है कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हो। अगर आपका इंटायर फॉर्मुलेशन सिर्फ नेचुरल फोकस्ड है तो उसमें हो सकता है कुछ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हो। बट नेचुरल इज नॉट इक्वल टू परफॉर्मेंस। ओके, समझ गया। परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपके हो सकते हैं लेस परफॉर्मेंट हो, राइट? सो वो इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। अगर हम परफॉर्मेंस प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो हमें परफॉर्मेंस की तरह देखना चाहिए, अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट देख रहे हैं तो नेचुरल की तरह देखना चाहिए। बट इस मिथ में नहीं रहना चाहिए कि नेचुरल इज इक्वल टू ऑलवेज हेल्दियर, दैट और नेचुरल इज ऑलवेज इक्वल टू हाई परफॉर्मेंस। दैट इज एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इंटरेस्टिंग। एक मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि आजकल इतने सारे प्रोटीन ब्रांड्स आ गए हैं एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रावे काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहा है, तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? आपने स्केल से ऐसे इतनी जल्दी कैसे किया? व्हाट मेक्स यू डिफरेंट एंड यूनिक? So I think if I go back in time, so Nutrabay we're running back since 2017 now. ओके, ऑलमोस्ट 10 years, 9 years. It's been 9 years that we're in the market, right? I think जैसे मैंने बायो डिसीजन ट्री के बारे में बताया था, right? So we strongly believe, even from our previous experience. So like the first time जब मैं जिम गया था, that was back in 2013, ओके, right? And I've been talking to consumers since that time. बहुत ही जल्दी in the journey मुझे पता लग गया था when talking to people that जब आप जिम भी जाओगे the most common topic is actually which supplement you're consuming, कौन सा ब्रांड ले रहे हो, right? And trust issues लोगों को बहुत ज़्यादा है. So trust has always been the biggest entry barrier to trying a brand or trying a new product. So trust was the most important thing we've always looked at, right? वो हमें day one से पता था कि कुछ भी हो जाए, consumer trust is something you can never lose. Trust not just comes from word of mouth, it also comes from consistency, right? So making sure आप सिर्फ आज अच्छा काम नहीं कर रहे, आप consistently across years and decades
आप कंसिस्टेंट डिलीवरी कर रहे हो, सेम डिलीवरी कर रहे हो ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट, बिकॉज कंज्यूमर ट्रस्ट वंस ब्रोकन कैन नेवर बी रिवाइव, राइट? हाँ अगर आज ब्रेक कर दिया बट कल को आपने कुछ सही काम भी कर दिया तो वो ट्रस्ट दोबारा कभी नहीं आ सकता. सो बिल्कुल. विच इज वाई ट्रस्ट कम्स थ्रू कंसिस्टेंसी. So we've just stood by consumer. We've done everything that brings consumer trust, and we've stood by it. That is, one place where we've gotten a lot of success from. Just to give one example of that, जब हम शुरू हुए थे, we were just a multi-brand store. ओके तो Right. मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ हाँ, 2017 में we did not have our own brand. We were just a multi-brand store, right? ठीक है. But उसमें भी हमने trust कैसे gain किया, right? We were one of the only players in the market who were actually directly procuring all the products from the brands that we fulfill. We still are, right? Okay. So we were the only website that was able to publish brand authorization certificates from all the brands that we fulfill on our website. Okay. वो आपको और किसी वेबसाइट और ऐप पे नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको ब्रांड ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा. वो इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज मोस्ट वेबसाइट्स आउट देयर आर अ मार्केट प्लेस, व्हिच मींस वो खुद फुलफिल नहीं कर रहे हैं, वो एक थर्ड पार्टी सेलर यूज कर रहे हैं. ओके. जो हो सकता है ऑथराइज्ड हो, जो हो सकता है अनऑथराइज्ड हो. ओके तो Right. अगर मार्केट प्लेस है वो सिर्फ ऑर्डर लेके प्रोसेस कर रहे हैं वो ऑर्डर लेके वेंडर को दे रहे हैं एंड हाँ जो थर्ड पार्टी वेंडर है वो फुलफिल कर रहा है. ठीक है. ओके. अब हो सकता है वो वेंडर ऑथराइज्ड हो सकता है वो अनऑथराइज्ड हो. इन आवर केस हम 100% ऑफ द प्रोडक्ट जो आपको हमारी साइट पे मिलेंगे, आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कौन सेलर है उसका, बिकॉज न्यूट्रावे सारे प्रोडक्ट्स के लिए न्यूट्रावे ही सेलर है एंड न्यूट्रावे सारे ब्रांड्स के लिए ऑथराइज्ड सेलर है. इन्वेंटरी आप ही के पास रहती है. इन्वेंटरी हमारे पास ही रहती है इन आवर ओन वेयरहाउस, Okay. व्हिच मींस वी कैन गारंटी ऑथेंटिसिटी. ठीक है समझ गए. तो एक तो आपने बोला कि ट्रस्ट एंड ऑथेंटिसिटी पे आपने काफी फोकस किया है. इस पे एब्सोल्यूट फोकस किया हमने, हाँ. अफोर्डेबिलिटी पे टोटल फोकस किया. ओके. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स इन द मार्केट दैट ऑफर अ क्वालिटी प्रोडक्ट, हाँ राइट, बट नॉट ऑल ऑफ देम ऑफर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. करेक्ट. हाँ. तो वो एक कंज्यूमर पेन पॉइंट बन जाता है. देन देयर आर ब्रांड्स इन द मार्केट दैट आर ऑफरिंग अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, बट काफी सारे ब्रांड्स के लैब टेस्ट भी फेल हो जाते हैं. करेक्ट. राइट. So are they offering a quality product? Not a lot of them, right? We offer that, middle ground to the consumers जहाँ पे all our products are lab tested, certified by third parties. It is a quality product at a price point that consumers can afford. So trust हो गया हमारा, affordability हो गया, and then accessibility point जहाँ पे we're bringing them convenience. So right now we're at a scale of 190 crores ARR. ओके. एनुअल रेवेन्यू 190 crores. हाँ. इंटरेस्टिंग. क्या इंडिया में प्रोटीन मार्केटिंग ज्यादा साइंस बेस्ड है या हाइप बेस्ड है? इंडिया में मोस्टली होना साइंस बेस्ड चाहिए, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया में हाइप बेस्ड है, क्योंकि साइंस समझने का टाइम एंड पेशेंस किसमें है. बट देख लेना चाहिए साइंस भी. अगर आपको एक रेगुलेशन ऐड करना होगा सप्लीमेंट इंडस्ट्री में तो वो क्या होगा? अगर मुझे एक चीज़ ऐड करनी हो सप्लीमेंट इंडस्ट्री में एज अ रेगुलेशन, इनफैक्ट नॉट जस्ट सप्लीमेंट, फूड प्रोडक्ट्स इन जनरल सब में अगर करना हो, तो दैट वुड बी हेल्थ क्वालिटी स्कोर ऑन फ्रंट ऑफ पैकेजिंग. सो जिसको हम बोलते हैं FOP, मतलब right? So basically, it should be a mandatory disclosure for all brands जो food products में deal करते हैं, to mention all the macros on the front of the packaging. And when I'm saying macros, I don't just mean carbs, proteins, and fats. I also mean important breakdowns of those. कि basically fats में भी saturated, unsaturated कितना है, आपका फाइबर कंटेंट कितना है, शुगर कंटेंट कितना है, राइट. तो एंटायर ब्रेकडाउन ऑफ दैट अलोंग विद कैलोरीज पर सर्विंग, राइट, एंड दैट लीडिंग टू एन एग्रीगेटेड हेल्थ क्वालिटी स्कोर फॉर दैट प्रोडक्ट, बिकॉज एवरीवन इज नॉट टेक्निकल. ओके, तो सबको मैक्रोज देख के भी ये समझ नहीं आएगा कि वेदर ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, राइट. तो एक उसका साइंटिफिक मेथड जो बताएगा बेस्ड ऑन ऑल दीज मैक्रोज, एक सिंपल क्लासिफिकेशन, इट कुड ईदर बी इन स्टार्स और इट कुड बी सिंपल ABCD कलर कोडेड, जो आपको बताएगा कि ये हेल्दी है अनहेल्दी है. आई थिंक ये अगर ऐसा कुछ सिस्टम हमारा इंडिया में आ गया अक्रॉस ऑल फूड प्रोडक्ट्स, सो आई थिंक ऑल द ब्रांड्स हु फोकस ऑन जेन्युइन हेल्थ फूड आइटम्स विल एक्चुअली स्टार्ट विनिंग, एंड ऑल दोज ब्रांड्स जो फॉल्स क्लेम्स करते हैं अनहेल्दी प्रोडक्ट्स बेच के उस पर हेल्दी के फॉल्स क्लेम्स डालते हैं, आई थिंक दोज ब्रांड्स विल स्टार्ट लूजिंग नाउ. जैसे कार सेफ्टी में 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग होती है, सबको आसानी से समझ आता है, वैसे
फूड आइटम्स में Absolutely. जाए तो मजा आ Absolutely, जाए। that helps core. 190 करोड़ प्लस ARR के ब्रांड के फाउंडर को एक्चुअल में सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? आई थिंक इसको आंसर करने के लिए एक चीज़ में नारो करना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर मैं ब्रॉडली बात करूँगा तो टिपिकली एज अ फाउंडर आपको 3 एंटिटीज़ का बैलेंस बनाना पड़ता है। यू हैव इन्वेस्टर्स, यू हैव एम्प्लॉइज़ एंड यू हैव कंज्यूमर्स। आप इनको खुश रखोगे तो हो सकता है ये खुश ना हो, आप इनको खुश रखोगे तो हो सकता है ये खुश ना हो। बिल्कुल। It's about striking the right balance between all three every single day, हाँ, right? And making sure everyone is happy across the board. So I think that is the most difficult part, हाँ। broadly, अगर मैं बोलूँ तो। वो बैलेंस हो जाए तो फिर मैजिक हो जाए। आजकल जो यूथ है वो काफी फिटनेस या हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, बट इनके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं। दूसरी तरफ वे के प्राइसेस कंटिन्यूअसली मंथ बाय मंथ इंक्रीज हो रहे हैं, तो कैसे वो अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? तो इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूँगा। एक सप्लीमेंटेशन, सेकंड ऑन फूड। अगर सप्लीमेंटेशन की हम बात करें तो यू नो इफ़ यू कांट अफोर्ड वे प्रोटीन्स एनीमोर, क्योंकि यू नो उनके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं विद टाइम, तो यू कैन लुक एंड ऑप्ट फॉर ऑल्टरनेटिव प्रोटीन ऑप्शंस, जहाँ पे हमारे यीस्ट प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन ऑप्शंस, पी प्रोटीन ऑप्शंस मार्केट में आते हैं। तो दोज वुड बी यू नो कंपेरेबल, almost comparable in terms of performance, but they would give a better price value from an affordability standpoint. हाँ, of course, अगर आपके पास बजट इशू नहीं है एंड यू नो आप अफोर्ड कर सकते हो तो वे प्रोटीन लो, बट अगर प्राइस वैल्यू चाहिए तो यू कैन गो फॉर दोज। अगर आप फूड ऑप्शंस की बात करते हो तो यू नो अगेन चेक फॉर दोज प्रोटीन फूड ऑप्शंस जहाँ पे आपको प्राइस पर ग्राम ऑफ प्रोटीन यू नो आपको ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड एंड लोअर मिल रहा है कंपेयर टू अदर फूड ऑप्शंस। जैसे आपने बताया टोफू हो गया या फिर सोय चंक्स हो सोया गए। चंक्स हो गए। Yeah. इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों ये था पॉडकास्ट श्रेयांश के साथ। आई होप आपको काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी प्रोटीन मार्केट के बारे में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे आप अपने लिए बेस्ट प्रोटीन ढूंढ सकते हो। एंड थैंक यू श्रेयांश कि आपने इतना टाइम दिया, इतने इंसाइट शेयर किए। तो पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। ऐसे ही हम एक और ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। एंड होपफुली श्रेयांश आप न्यूट्रोबे को और बड़ा बनाएं और अफोर्डेबल प्रोटीन्स ज़्यादा मासेस तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू श्रेयांश। Thank you so much. थैंक यू।